हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी जो क्लास 11th है उसका अध्याय 2 यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। इससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर है जिसे कि हम जीव जगत के नाम से जानते हैं वो अच्छे से देख लिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, पहले मैं आपको बुक का थोड़ा पैराग्राफ समझाऊंगी, उसके बाद फिर उसको अच्छे से मतलब अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। चलिए देखते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। ठीक है, यहाँ अगर देख लेते हैं यहाँ तक, यानी कि अगर हम बात करें तो जो मनुष्य था उसने शुरू से ही अगर देखें तो उसने जो जीवित हैं, ठीक है, जो लिविंग हैं, उनके उसने क्लासिफाई करने के शुरू से ही प्रयास किए कि किस तरीके से हम इनको अलग अलग जो लिविंग जो एनिमल है, ठीक है, जीव हैं, इनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकें ताकि इनका अध्ययन करना आसान हो सके। ठीक है, शुरू से ही काफ़ी प्रयास किए गए। बात करें तो सबसे पहले अरस्तु, ठीक है, अरस्तु थे। अरस्तु ने जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया लाल रक्त के आधार पर, इनेमा एनेमा में बांटा। उसके बाद लीनियस आए। लीनियस ने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया। फिर 5 जगतीय वर्गीकरण दिया, वो दिया था हमारे आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि जीवों को अगर देखें तो प्राणियों को वर्गीकरण करने का प्रयास काफ़ी समय पहले से ही होता आया है। ठीक है, कई आधार पर उनको हम डिवाइड करते थे। ठीक है, अब अगर बात करें इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। तो सबसे पहले इनको डिवाइड यानी क्लासिफाई करने का पहला प्रयास किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं एनसीईआरटी पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज़ जो है आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न वगैरह बनते हैं ना वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, अंदर से पूछे जाते हैं और हम लोग क्या ऊपर ऊपर कोई भी बुक पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य जो है वो आप लोगों को यही है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं होती है, तो इससे पढ़ सकते हैं वो। तो इसका सबसे पहले जो प्रयास था, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने का, किसने किया था? अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया। ठीक है, उन्होंने अगर हम बात करें तो जो एनिमल थे, प्राणी थे, उसको किस आधार पर डिवाइड किया था? लाल रक्त के आधार पर, बताया था मैंने। ठीक है, जिनमें लाल रक्त था, ठीक है, वो उनको अलग समूह में रख दिया, और लाल रक्त जिनमें नहीं था उनको अलग समूह में रख दिया। तो जो एनिमल थे उनको अरस्तु ने किस आधार पर डिवाइड किया था? लाल रक्त के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, इनेमा और एनेमा में बांटा था। वही जो प्लांट थे उनको उन्होंने रख दिया कि कौन वृक्ष है, कौन झाड़ी है, कौन शाख है। ठीक है, यानी हर्ब, सर्ब, ट्री इस आधार पर उन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो पहला प्रयास जो है वर्गीकरण का किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं लीनियस। और लीनियस ने, ठीक है, क्या कहा? लीनियस ने जो है द्विजगत पद्धति दी थी। ठीक है, यानी कि संपूर्ण जो किंगडम था, जगत था, उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। एक प्लांट किंगडम और दूसरा क्या? एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में प्लांट वगैरह रखे गए, एनिमल किंगडम में जो एनिमल को रखा गया। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई। ठीक है, पहला प्रयास किसने किया? अरस्तु ने। उसके बाद द्विजगत पद्धति किसने विकसित की? किसकी देन है अगर हम बात करें हम? लीनियस की, जिसमें इन्होंने क्रमशः प्लांटी यानी पादप और एनिमेलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया। उन्होंने जो संपूर्ण जो किंगडम है, जीव जगत है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें लीनियस की, ये मैं लिख रही हूँ, ये लीनियस। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक तो जो था जिसको हम पादप जगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पादप जगत। और दूसरा क्या? जंतु जगत। ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ओके, अब देखो, जो अरस्तु का देख लिया हमने, लीनियस का देख लिया। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। अब उन्होंने कह दिया कि सिर्फ 2 जगत हैं, एक क्या है? प्लांट जगत यानी कि प्लांट किंगडम, पादप जगत, दूसरा क्या है? जंतुओं का जगत। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं, ठीक है, या XYZ कोई भी हो, ठीक है, हम लोग किस में आते हैं? साइंस में एनिमल में ही आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य एनिमल है, मनुष्य एनिमल में ही आता है, एनिमल किंगडम में ही आता है। ठीक है, जंतु जगत में ही आता है।
ठीक। तो उन्होंने कहा दो ही किंगडम है, या तो कोई प्लांट है या कोई जंतु है। ठीक है, लेकिन अब ये डिवीजन करना मुश्किल हो गया कि कौन एक कोश की है, कौन बहुकोश की है, क्योंकि कुछ एनिमल भी कैसे होते हैं, एक कोश का युक्त होते हैं, कुछ बहुकोश की युक्त होते हैं, ऐसे कुछ प्लांट भी होते हैं। बैक्टीरिया को किस में रखे हैं, फंगस को किस में रखे हैं। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, ये एक चिंता की हो गई बात कि कैसे रखा जाए। ठीक है, तो जो लीनियस का वर्गीकरण था उसमें इस आधार पर अगर बात करें तो विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। ठीक है, पादपों और प्राणियों पर आधारित ये वर्गीकरण आसान और सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत, ठीक है, अगला क्या है, अगर बात करें तो पादपों और प्राणियों पर आधारित ये जो वर्गीकरण था तो उसको हम आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि दो ही हमने किंगडम देखे कि एक तो पादप एक जंतु। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, अगर बात करें तो बहुत से जीवधारी थे, उनको इसमें से किसी भी वर्ग में नहीं आ रहे थे। ठीक है, इस कारण लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति थी वो कैसी हो गई, अपर्याय सिद्ध हो गई, यानी कि इसको अमान्य कर दिया गया। ठीक है, पहले तो अरस्तु ने बांटने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने प्लांट और प्राणी और पादपों में डिवाइड किया। पादपों प्राणियों को भी उन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर एनेमा और इनेमा में बांटा। जिसमें क्या था, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती थी उनको इनेमा कहा, और जिसमें अनुपस्थित होती थी उनको एनेमा कहा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद द्विजगत वर्गीकरण दिया लीनियस ने, संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट, एनिमल किंगडम में सारे जंतु को रखा गया। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी ये दुविधा हो गई कि कुछ ऐसे थे जो इनमें से किसी में भी नहीं आते, तब उनको कहाँ रखें। तो धीरे धीरे लीनियस की जो पद्धति थी वो भी अमान्य हो गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोश का संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, उन्होंने डिवाइड कर दिया था, ये प्लांट है, ये एनिमल है, लेकिन इन सब के आधार पर को भी हमको डिवाइड करना था एनिमल को। ठीक है, और प्लांट को वो हम डिवाइड नहीं कर सके, लीनियस नहीं बता सके। ठीक है, तो इनकी जो थी सॉरी द्विजगत पद्धति ये अमान्य सिद्ध हो गई। ठीक है, मतलब इसका इतना महत्व नहीं रहा। इसके बाद अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। ठीक है, कई सारी पद्धतियां धीरे धीरे आती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, अपने अपने मत दिए। ठीक है, पादप और प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन खंड पद्धतियों जिनमें समृद्ध समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं सॉरी सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है जीवों के वर्गीकरण का पहला प्रयास अरस्तु के द्वारा किया गया, द्वितीय प्रयास लीनियस के द्वारा किया गया। लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली दी। ठीक है, उन्होंने दो ग्रुप बताए, किंगडम को कितने भागों में बांटा, जगत को दो, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, ये भी बाद में क्या हुआ, थोड़ा अमान्य सिद्ध हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला वर्गीकरण आया जिसको हम बोलते हैं पांच जगतीय वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, पांच जगतीय वर्गीकरण। ठीक है, जिसे किसने दिया था, हमारे आर.एच. विटेकर थे, इन्होंने दिया था। इंपॉर्टेंट है, पांच जगतीय वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जीवों के वर्गीकरण का अगला प्रयास किसने किया, हमारे आर.एच. विटेकर थे 1969 में। ठीक है, आर.एच. विटेकर आए, इन्होंने कहा भाई आपने दो आधार पर डिवाइड किया वो भी सही नहीं है, ऐसा करो पांच जगत में डिवाइड कर दो संपूर्ण जगत को। जीव जगत है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, पांच जगत में। ठीक है, तो 1969 में आर.एच. विटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण की एक पद्धति विकसित की। ठीक है, कितने जगत की, पांच जगत की, यानी संपूर्ण को हम कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, पांच में। ठीक है, वो पांच जगत कौन कौन से थे, वो पांच जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, देखो लीनियस ने क्या करा था कि जो प्लांटी और एनिमेलिया यानी पादप और जंतु जगत में डिवाइड किया था, लेकिन विटेकर ने उनको पांच जगत में, जो लिविंग किंगडम है, जीव जगत है, उसको पांच जगत में डिवाइड कर दिया। पांच जगत है, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो कोश का संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जाति वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की प्रगति के प्रमुख मानदंड थे। यानी कि उन्होंने जीवों को किस आधार पर डिवाइड किया, उनकी कोशिका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, कोशिका की संरचना कैसी है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, शारीरिक संरचना कैसी है, पोषण की प्रक्रिया, पोषण किस प्रकार से करते हैं, प्रजनन किस प्रकार का होता है, सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल, लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है, उसमें भी किस प्रकार से होता है। ठीक है, जाति वृत्ति संबंध और उनके वर्गीकरण की पद्धति के ये सब क्या थे, इस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण दिया था। किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और कितने किंगडम में डिवाइड किया था, पांच जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है,
देखो जो भी लोग ना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके में अगर साइंस आता है तो ये सब पूछा ही जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप पीएससी दे रहे हो, स्टेट पीएससी, यूपीएससी दे रहे हो। यूपीएससी तो एनसीईआरटी पूरा बेस्ड है ही, ठीक है। अगर बात करें तो एसएससी हो, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी बनते एग्जाम हो, या फिर कोई टीचर से रिलेटेड जो टेट वगैरह चलते हैं, स्टेट टेट, ठीक है, सी टेट वगैरह, तो सब में अगर हम बात करें तो साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसमें एनसीईआरटी पर ही बेस्ड कुछ प्रश्न बनते हैं। और इसके अतिरिक्त जो वर्ग 2 वर्ग 1 की जो एग्जाम होना है, ठीक है, उसमें भी चाहे कोई सी भी स्टेट का हो तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न पूछे आते हैं। तो ये 11th-12th एनसीईआरटी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एकेडमिक के लिए तो है ही। तो जो भी अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर हम एक एक करके डेली एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 9610 में आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। अब देखो ये टेबल बनी हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 5 जगत कौन कौन से बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब देखो इन्होंने जैसे मोनेरा होता है तो मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रो मतलब कौन होता है, जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक के बाद जो जीव आए वो कौन से जीव कहलाते हैं, यूकैरियोट कहलाते हैं। अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए, अभी आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट कौन होते हैं, यूकैरियोट कौन होते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं सुना हो नाम, वो अभी सिर्फ नाम याद रखिए, क्योंकि अभी हमको डिटेल नहीं पढ़ना है। तो मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूकैरियोटिक आते हैं। फंजाई में भी कौन आते हैं, यूकैरियोट आते हैं। प्लांटी में भी कौन आते हैं, यूकैरियोटिक आते हैं। एनिमेलिया में भी कौन आते हैं, यूकैरियोटिक आते हैं। तो याद रखना मोनेरा में ही सिर्फ कौन आते हैं, प्रोकैरियोटिक एनिमल आते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट आते हैं। किसमें, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में यूकैरियोट आते हैं, और मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट आते हैं, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट थे वो कौन होते हैं, तो प्रोकैरियोट जीव वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखना। बात करें केंद्रक जो है, सत्य केंद्रक ही नहीं होगा तो उसके जो चारों ओर है वो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब ध्यान रख, अच्छे से आपको समझाएंगे, अभी सिर्फ आप ये नाम याद रखना बस। तो मोनेरा कौन थे, इनकी जो कोशिका थी, मोनेरा कौन थे, इसके अंतर्गत तो प्रोकैरियोटिक जीव आ रहे थे या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती थी, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, सेलुलोज रहित थी, ठीक है, सेलुलोज रहित थी, अमीनो एसिड की बनी हुई थी, ठीक है। और अगर बात करें इनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती थी तो नहीं, मोनेरा जो आते थे, ठीक है, उनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती थी। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई गई उनको मोनेरा में रख दिया गया। अगर बात करें ये कैसे थे, कोशिकीय, ठीक है, थे, और इनको भी मोनेरा में रख दिया गया। पोषण किस प्रकार से होता था इसमें, स्वपोषण, ठीक है। अगर बात करें तो रासायनिक संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, यानी ये ऑटोट्रॉप्स थे, अपना खाना खुद बनाते थे, ठीक है। 2 प्रकार से होते थे ये, या तो रासायनिक संश्लेषी होते थे या प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषण तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त होता है कीमोसिंथेसिस, तो ये दोनों प्रकार के होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ परपोषी भी होते थे, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड रहते थे। मृतपोषी भी होते थे, मरे हुए पर डिपेंड रहते थे, ठीक है। परजीवी भी होते थे। ये सब किस में आते थे, मोनेरा में आते थे। इनमें प्रजनन किस प्रकार से होता था, अगर बात करें तो कंजुगेशन यानी कि संयुग्मन विधि द्वारा इसमें क्या होता था, प्रजनन होता था, ठीक है। और इसके अंतर्गत मेनली कौन आते थे मोनेरा में, इसके अंतर्गत आते थे मेनली बैक्टीरिया। क्या आते थे, मेनली बैक्टीरिया। ये इस टेबल में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मोनेरा में कौन आते थे, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक बैक्टीरिया, ये सब मोनेरा में आते थे। प्रोटिस्टा जो बात करें तो प्रोटिस्टा कौन थे, ये कौन थे, यूकैरियोट थे। याद रखना प्रोकैरियोट्स सिर्फ मोनेरा में आते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक आते थे। इनमें कोशिका जो थी भित्ति वो कुछ में प्रेजेंट होती थी, किसी में नहीं भी होती थी, ठीक है। अगर बात करें इसमें केंद्रक झिल्ली तो प्रेजेंट थी। बॉडी कैसी स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर थी, एक कोशिकीय थे। प्रोटिस्टा कैसे थे, एक कोशिकीय, याद रखना। पोषण किस प्रकार से होता था, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, की विधि द्वारा, यानी स्वपोषी थे ये। और परपोषी भी कुछ थे। प्रजनन किस प्रकार होता था, युग्मक, संलयन और संयुग्मन द्वारा इसमें प्रजनन होता था, ठीक है। ये आगे डिटेल में रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, अब ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद बात करें तो अगला क्या है हमारा, फंजाई। क्या है, फंजाई। तो फंजाई में भी यूकैरियोट्स आए, ठीक है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती थी, हाँ होती थी, किसकी बनी होती थी, अगर बात करें सेलुलोज रहित थी, ठीक है, काइटिन की बनी होती थी। फंगस जो है फंजाई, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, ये पूछा जाता है। केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट थी, ठीक है। बॉडी कैसी बनी हुई थी, बात करें तो बहुकोशिकीय थी, ठीक है। अब पोषण किस प्रकार से होता था, परपोषी। देखो फंगस मतलब फफूंद होती है ना, तो वो सड़े गड़े पदार्थों पर लग जाती है, तो ये परपोषी होते थे, ठीक है। और प्रजनन किस प्रकार इसमें प्रजनन होता था, हाँ, निषेचन विधि द्वारा। इसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती थी, ठीक है।
इसके बाद बात करें तो प्लांटी, ठीक है। तो प्लांटी जो है उसमें अगर बात करें तो यूकैरियोट्स आते थे, ठीक है। इनमें क्या होता था, सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, सेलुलोज की अगर बात करें बनी होती थी, ठीक है। केंद्र झिल्ली पाई जाती थी, बॉडी कैसी बनी होती थी, अंग अंग तंत्र वगैरह ऊतक भी उपस्थित। देखो पौधे जो होते हैं ना उनके अंग होते हैं, अंग यानी स्टेम होता है, रूट होता है, फ्लावर होता है, तो ये ऊतक वगैरह टिश्यू सब प्रेजेंट होते थे। पोषण स्वपोषी अपना खाना खुद बनाते थे, ठीक है। उनको सब प्लांटी में रख दिया गया था। जो जीव इनमें फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता था, ठीक है। सेक्सुअल भी होता है इनमें, याद रखना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, पौधों में पाया जाता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमेलिया, एनिमेलिया जो है इसमें बात करें तो एनिमेलिया में कौन जीव रखे गए, यूकैरियोट्स रखे गए। इनकी सेल वॉल कैसी होती थी, अनुपस्थित होती थी। कोश का झिल्ली भी उनमें उपस्थित होती थी, ठीक है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती ना, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, जब हम प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें सेल वॉल एनिमल में नहीं पाई जाती। तो एनिमेलिया में कौन है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। इनमें भी ऊतक अंग अंग तंत्र आपके है ना, आँख नाक वगैरह, तो ये सब अंग वगैरह, अंग तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये सब प्रेजेंट होता है। वो किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है इसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो प्रजनन की विधि होती है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है। निषेचन द्वारा जनन होता है। तो क्या आर.एच. विटेकर का ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, बस आपको याद रखना है। कितने में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में डिवाइड किया, ठीक है। इसमें कौन थे, बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं जैसे अमीबा वगैरह, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। फंजाई में तो फंगस आएंगे, प्लांटी में प्लांट आते हैं, ठीक है। एंजियो, जिम्नोस्पर्म दोनों प्रकार के आते हैं, ठीक है। आवृत अनावृत बीजी दोनों प्रकार के। और एनिमेलिया में सारे बात करें तो पॉलीफेरा से लेकर कॉर्डेटा, ठीक है, सारे जो जीव हैं वो आते थे। अब देखो, अब हम आगे देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों और धारणाओं पर विचार करेंगे, जिसमें वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया। यानी कि विटेकर ने तो इन सबको अलग अलग रख दिया, लेकिन इससे पहले जो भी वर्गीकरण दिए गए उसमें इन सबको इकट्ठा रख दिया गया था। और कहाँ रख दिया गया था, इनको प्लांट में रख दिया गया था, जबकि बैक्टीरिया वगैरह प्लांट थोड़ी ना है, ठीक है। फंजाई प्लांट थोड़ी ना है, ठीक है। तो इनको पहले इकट्ठा रख दिया गया था, लेकिन जो विटेकर आए इन्होंने इनको अलग अलग, देखो ये अलग अलग, ये था ना अलग अलग, सबको अलग अलग रख दिया, ठीक है। मैंने बताया था इसमें किसको रखा गया था, बैक्टीरिया को। इसमें जो प्रोटोजोआ वगैरह है, फंगस अलग, प्लांट को अलग रखा गया, एनिमल को अलग रखा गया, ठीक है। तो जो विटेकर थे उनको अलग अलग समाहित रख दिया, पहले इनको इकट्ठा समाहित किया गया था, ठीक है। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे, ठीक है। अब क्या था, इनमें जो जीव थे जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, मॉस, फर्न वगैरह, क्योंकि इनमें क्या होता था, सेल वॉल तो प्रेजेंट होते थे, लेकिन अन्य लक्षण क्या थे, अलग अलग थे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनको इकट्ठा रख दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था, सब अलग अलग है। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अतः एक 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रचलित है, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया बाद में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारा विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से जब आप सीनियर मतलब कई बड़ी क्लास में जैसे कॉलेज वगैरह में जाते हैं तब पढ़ते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं तथा साइनोबैक्टीरिया हैं उनको अन्य यूकैरियोटिक जीवों से वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया, जैसे क्लेमाइडोमोनास तथा स्पायरोगारा, ठीक है, ये शैवाल है। तो कुछ एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ रख दिया गया था। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया था, ठीक है, नहीं किया गया था। इसलिए हमारा 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छा है। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की तथा हरित पादपों की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवक को एक अलग जगह फंगाई में रखा गया, ठीक है। कवक किस में रखा, फंगाई में रखा, ठीक है, फंजाई में रखा। और किसने रखा था, विटेकर ने रखा था। पहले सबको इकट्ठा रख दिया गया था, लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया। किसने करा, हमारे विटेकर जो थे उन्होंने।
तो आपको याद रखना है, इतना कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसकी देने, आर.एच. विटेकर थी और इन्होंने 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, बस इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगह फंजाई में रख दिया गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीव के साथ मोनेरा, एक कोष की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोश का भित्ता युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेरा, पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में मैंने बताया था आपको, प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है, सॉरी यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में यानी कि प्रोटोजुआ वगैरह होते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, तो ये सब काय में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स लेकिन होते हैं एक कोशिकीय, याद रखना। ठीक, इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस अध्याय में हम आर.एच. विटेकर की पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी, एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा हम आगे के मतलब इस चैप्टर में हमने मेनली क्या पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, ये 3 पढ़ने हैं। जो आर.एच. विटेकर थे ना, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा ना, यहाँ से लेके और ये पूरा हम लोगों ने ये सारा, ठीक है, पीछे तक, तो इसका एक आपको बता देती हूँ सार क्या है। तो देखो, इसका सार ये है कि जीवों के वर्गीकरण जो थे उसका पहला प्रयास किसने किया था, अरस्तु ने किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे आए लीनियस, और जीवों के वर्गीकरण का अगला प्रयास किसने किया, लीनियस ने किया। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जो ना तो इसके जैसे ना इसके जैसे अलग अलग कैरेक्टर रख रहे थे, अब क्या करें उनको। तो उसके बाद आए हमारे आर.एच. विटेकर। कौन आए, आर.एच. विटेकर, और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 जगत वर्गीकरण दिया, और उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में डिवाइड किया। अब इस चैप्टर में हमको मेनली क्या कहाँ तक पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तक पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो 3rd चैप्टर आएगा उसमें प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में दिया हुआ है। अब देखो, मोनेरा में कौन आए, मोनेरा में आए प्रोकैरियोट्स, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें कौन आए, इसमें आए हमारे यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब कौन होते हैं, जो सबसे पहले बने, जिनमें ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखना, अगर बात करें तो ये वो कौन कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स कौन होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स के बाद आए। ठीक है, यूकैरियोट भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ एक कोश की होते हैं, कुछ बहुकोश की होते हैं। तो जो एक कोश की वाले थे उनको यहाँ रख दिया गया, और जो बहुकोश की थे उनको इन तीनों में रख दिया गया। ओके, चलो अब हम एक एक करके देख लेते हैं सारे किंगडमों के बारे में। हमको आज इस चैप्टर में ये 3 किंगडम पढ़ने हैं। ठीक है, बाद में कई सारे और क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो मान्य इतने नहीं है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनेरा। ठीक है, तो सभी जो बैक्टीरिया हैं वो किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा में कौन आते हैं, सारे बैक्टीरिया आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर। अब देखो, बैक्टीरिया हर जगह है, ये बुक पे भी जाने कितने बैक्टीरिया होंगे, मेरे हाथ पे भी कितने बैक्टीरिया होंगे, इधर दोनों हाथों पे। ठीक है, तो बैक्टीरिया हर जगह हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं हाई पावर, तो उससे बहुत सारे हमको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह रह सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ रह सकते हैं, जैसे कि गर्म जल के झरने, मरुस्थल, डेजर्ट, आइस बर्फ, ठीक है, गहरे समुद्र इत्यादि में भी। ठीक है, और कई विषम परिस्थितियों में भी यह रह सकते हैं। जहाँ तक कि जो आपके गीजर रहते हैं ना, ठीक है, वहाँ पर भी जो गीजर है ना, मतलब गर्म परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, याद रखना। जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से रह पाते हैं वहाँ पर भी रह सकते हैं। ठीक है, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर हम 4 समूहों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोकस, ठीक है, बैसिलस, कोमा शेप और स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, मेनली हम 4 प्रकार से उनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे गोल गोल से होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कोकाई या कोकस बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रॉड शेप टाइप के होते हैं, छड़ाकार होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं बैसिलस या बैसिलाई। कुछ ऐसे स्पाइरल होते हैं, इस तरीके से आपको देख रहे हैं, सर्पलाकार। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइरल को सर्पलाकार। और कुछ अगर बात करें तो कैसे होते हैं, कोमा शेप, ये कोमा लगाते हैं ना वैसा कोमा, तो इसको बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, तो बैक्टीरिया को हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब हम अगर बात करें कि बैक्टीरिया की संरचना, तो यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया कैसे होते हैं, अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत सिंपल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है,
उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत विविधताएं होती हैं। उदाहरण स्वरूप ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से, याद रखना। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रासायनिक संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। हम लोगों ने देखा था चार्ट के थ्रू कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और रासायनिक संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अपना खाना बनाते हैं और किससे प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, ठीक है, अतारते ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों तो मत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। कुछ तो अपना खुद बनाते हैं। ठीक है, और खुद कैसे होते हैं? कुछ जो होते हैं वो अन्य पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सही नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ जो होते हैं ऑटोट्रॉप नहीं होते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, अन्य पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं, तो एक क्या है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आद बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वासस्थानों जैसे कि अत्यंत लवड़ी क्षेत्र, ठीक है, जो हेलोफॉर्म बोलते हैं उसको, लवड़ी क्षेत्र, गर्म झरने, ठीक है, जिसको हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, कच्छ के क्षेत्र, ठीक है, मैथोजन प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं दुर्लभ स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो लवड़ी क्षेत्र पर पाए जा रहे हैं हेलोफी बैक्टीरिया, गर्म क्षेत्र पर है थर्मो एसिडोफिलस, तो कच्चे क्षेत्र में पाए जाते हैं मैथोनोजन, ठीक है, इत्यादि क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्था में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैथोनोजन जो है वो अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। तो पूछा जाता है, बाकी तो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि जो कैटल होते हैं यानी कि जो रूमिनेंट पशु होते हैं, गाय भैंस वगैरह होती हैं, तो उनमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? तो उनके अंदर मैथोनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उनकी आंत में पाया जाता है। और इसी के कारण ही अगर बात करें तो गोबर से मीथेन गैस जो होती है, ठीक है, उसका उत्पादन होता है, याद रखना। ठीक है, तो जो ये बैक्टीरिया है मैथोनोजन, ये कहाँ पाया जाता है? जो रूमिनेंट होते हैं जैसे कि गाय भैंस, इनकी आंतों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला बैक्टीरिया कौन सा है? यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया तथा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति तथा एक बात करें तो काशाव्य, ठीक है, द्वारा की जाती है, फ्लैजिला और द्वारा की जाती है। इसमें फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, क्लोनीय तथा तंतु में अलवण, जलीय, समुद्री तथा स्थलीय शैवाल है। ठीक है, इनकी कॉलोनी प्रायः जलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये किस जल में फैलता है? जो प्रदूषित जल होता है उसमें काफ़ी फलता फूलता है। ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि नॉस्टॉक वगैरह, नॉस्टॉक, एनावीना, ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। ये पर्यावरण में नाइट्रोजन को टेरेटोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी इनको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ऑक्सीकृत कौन करता है? तो ये वाले बैक्टीरिया जो है हमारे, ठीक है, रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया ये कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम परपोसी बैक्टीरिया बोलते हैं। तो परपोसी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और मतलब दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, अपना खाना खुद वगैरह नहीं बनाते, परपोसी होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स, इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अवघटक होते हैं। कैसे होते हैं? डिकम्पोजर अवघटक होते हैं। इन परपोसी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, यानी कि दूध से दही बनाने वाला कुछ बैक्टीरिया है, मनुष्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त लैक्टोबैसिलस बोलते हैं इसको, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, ठीक है, लेग्यूम पादप की जड़ों में,
जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोगजनक होते हैं, मतलब रोग फैलाते हैं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, ये सारे हमारे लिए फायदेमंद हैं। और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो रोग भी फैलाते हैं, जो हमारे लिए कैसे होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, जो मनुष्य, फसलों, ठीक है, पालतू पशुओं इत्यादि को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, सिट्रस कैंकर, ये नींबू में होता है, ठीक है, इत्यादि बीमारियां हो जाती हैं। ये भी किसके कारण होती हैं, बैक्टीरिया के ही कारण होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी कि इसमें सेल डिवीजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में ये स्पोर बनाते हैं। बीजाणु मतलब क्या होता है, स्पोर। कभी कभी क्या होता है, ये स्पोर बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ बोलते हैं इसको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये सबसे छोटी लिविंग सेल है। याद रखना, पूछा जाता है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, पीपीएलओ, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, इसे क्या बोलते हैं हम, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सबसे छोटी सेल है, इसे माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। याद रखना, अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं, रोग फैलाते हैं, ठीक है। ये भी एक बैक्टीरिया है, सबसे छोटी कोशिका होती है। तो हमने देख लिया, मोनेरा देख लिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं मोनेरा। हमने मोनेरा में देखा था कि इसमें क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, इसमें बीज, ये ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी सब मोनेरा में ही आते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, गोल होते हैं, कोकस बोलते हैं, कुछ रॉड सेव होते हैं, ठीक है, बैसिलस, स्पाइरल होते हैं, सर्पलाकार, कुछ विब्रियनी कोमा सेव होते हैं, ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं, पोषण, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वगैरह होते हैं। अगर बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं गर्म, ठंडे और विपरीत परिस्थिति में भी रह सकते हैं, जैसे दुधारू पशु, जो पशु वगैरह होते हैं, कैटल, उनमें आंत में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मैथनोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, गोबर से मीथेन का उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, आंत में प्रेजेंट होता है, पूछा जाता है। कुछ जो यू बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। इनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं इसमें क्या होता है, एक मोटाइल कसाब, ठीक है, द्वारा की जाती है। और साइनोबैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो पूछा जाता है कि यू बैक्टीरिया जो है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन है, तो कई सारे बैक्टीरिया दे दिए जाएंगे, तो आप एग्जाम्पल क्या लगाएंगे, साइनोबैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया में ही आता है, और इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप से। याद रखना, यू बैक्टीरिया में कौन आते हैं, इसके अंतर्गत हमारे आते हैं साइनोबैक्टीरिया, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और ये कैसा है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप से है, कैसा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑटोट्रॉप से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो कुछ जो होते हैं हमने देखा था, जैसे नॉस्ट्रोकैनाबिना वगैरह जो होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ हमने देखे थे मनुष्य के लिए, मतलब अच्छे होते हैं नॉस्ट्रोकैनाबिना वगैरह। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दूध से दही बनाने में काम आते हैं, मनुष्य के लिए अच्छे होते हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह होता है, लेग्यूम की जड़ों में पाए जाते हैं, राइजोबियम वगैरह हैं, एंटीजैविक के जो प्रतिजैविक है उनके उत्पादन में सहायता हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, वो नुकसानदायक होते हैं, ये कुछ हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था इनमें प्रजनन जो होता है वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, ठीक है। फिर सबसे छोटी हमने बैक्टीरिया सेल देखी थी, पीपीएलओ है, इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, और ये रोगजनक है, ठीक है, रोग उत्पन्न करती है। अगला हमारा जो किंगडम है, जगत है, दूसरे नंबर का, वो क्या है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आते हैं। कौन आते हैं, यूकैरियोट आते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम वगैरह जो है ना, ये सब। जो मलेरिया किससे होता है, अगर आप लोग मलेरिया हो गया आपको, तो आप जाते हैं तो मच्छर से नहीं होता, मच्छर काटता है, मच्छर तो वाहक है, ठीक है। उसका अगर हम बात करें तो टेस्ट में मच्छर नहीं निकलता कि मच्छर ने काटा कि नहीं काटा, टेस्ट कराते हैं तो प्लाज्मोडियम जो बाइवैक्स मलेरी फैल्सीपेरम ओविल, ठीक है। इस तरीके से 3-4 प्रकार के इसके वायरस होते हैं, तो हम उसका वायरस का टेस्ट कराते हैं कि वायरस अपने अंदर है कि नहीं है, ठीक। तो ये प्रोटिस्टा में ही आता है।
मलेरिया, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, वायरस नहीं है सॉरी, ठीक है, मलेरिया। तो जो मच्छर है, तो मच्छर जो फैलाता है उसके अंतर्गत बात करें तो मलेरिया जो है रोग है उसका एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है, मलेरिया मच्छर जो मच्छर के अंतर्गत अंदर सॉरी, तो ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो मच्छर है मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है, कौन सा, एनो, ठीक है, फिलिस, कौन सा मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। तो ये जब काटता है किसी मनुष्य को, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या छोड़ देता है, ये छोड़ देता है एक प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, कई सारी उसकी प्रजातियां होती हैं। तो ये मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर देता है तो फिर मनुष्य को हो जाता है रोग, ठीक है। तो याद रखना मच्छर क्या है, वाहक है, रोग उस प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक। तो अब देख लेते हैं, सभी कोश के यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनोइड, अपवंग, कवक, प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक तथा अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में सिलिया फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिकीय संलयन और युग्मनज बनने की विधि द्वारा लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या याद रखना है। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में जो है वो कौन आते हैं, अगर बात करें यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं। कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। फाइलम प्रोटोजोआ है ना, उसके जो मेंबर हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त बात करें तो इसमें क्राइसोफाइटा को भी रख दिया गया है, ठीक है। ये क्या होते हैं, रियल में ये शैवाल नहीं होते, एल्गा नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत डायटम्स और जो सुनहरे शैवाल जिसको हम डेस में बोलते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसको भी इसी में समाहित कर दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो वॉल होती है ना, उसमें क्या होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है। तो क्राइसोफाइटा के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो इसके अंतर्गत डायटम्स को रखा गया है, ठीक है। डायटम्स का जो अध्ययन होता है उसे हम इचियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इचियोलॉजी बोलते हैं डायटम्स का अध्ययन, ठीक है। याद रखना ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ ये बहते रहते हैं। डायटम्स में कोशिका भित्ति साबूदाने की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते। तो याद रखना डायटम की सेल वॉल जो होती है वो किसकी, सेल, उसमें सिलिका प्रेजेंट होती है, नष्ट नहीं होती। मृत डायटम अपने पास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इन अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों, सिरप के निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन छानने में होता है। ये समुद्र में एक प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें भी इनको समाहित कर दिया गया। अगला है हमारा डायनोफ्लैजिलेट। तो डायनोफ्लैजिलेट कौन है, इसके अंतर्गत बात करें तो बहुत सारे आते हैं जीव, जैसे कि नॉक्टिलुका, सिरेडियम, ग्लैनिडियम इत्यादि प्रेजेंट आते हैं। ये जीवधारी कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, याद रखना। इसके अंतर्गत बात करें तो पीले, हरे, भूरे, नीले अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इनमें अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी कड़ी क्या होती है, पट्टियां प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है इनकी सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां प्रेजेंट होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेंट में दो क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक लंबवत तथा दूसरा कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, रूप से पट्टी विट्टिकाओं के बीच की खाज में उपस्थित होता है, ठीक है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली तथा अन्य समुद्री जीव मरे आते हैं। उदाहरण है गोनियोलेक्स, ठीक है, ये एक प्रकार का डायनोफ्लैजिलेट है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मैंने एग्जाम्पल बताए जैसे कि नॉक्टिलुका, सिरेनियम, ग्लैनिडियम, ये भी हमारे डायनोफ्लैजिलेट आए हैं। और जब डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, विस्फोट होता है ना, फटता है तो इनका विष निकलता है जो कि समुद्र में अन्य जीवों के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। ये रहा हमारा डायनोफ्लैजिलेट। ये क्या है, हमारा डायनोफ्लैजिलेट है। इसमें दो फ्लैजिला आपको देख रहे हैं, ठीक है।
अगला क्या है, यूग्लिना। इसमें भी अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। ये सब प्रोटिस्टा में रख दिए गए हैं, ठीक है। जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की भित्ति पेलिकल होती है, ठीक है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। यानी कि यूग्लिनॉइड जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, पहला प्रश्न है, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो सेल वॉल होती है उसकी जगह एक प्रोटीन पदार्थ की बनी हुई परत होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, दो कशाव होते हैं। क्या होते हैं इसमें, दो फ्लैजिला इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा कैसा होता है, लंबा होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन सूर्य का जब प्रकाश नहीं होता है तो ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से काम चला लेते हैं। तो ये प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो यूग्लिनॉइड होते हैं ये फोटोसिंथेसिस होते हैं कि परपोषी होते हैं। तो याद रखना दोनों तरीके से होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पात्मों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड में एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, और ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो फोटोसिंथेसिस होते हैं और परपोषी भी होते हैं। अगला क्या है हमारा, अपवंक कवक, ठीक है। अपवंक कवक एक फंगस अलग है, ये अपवंक कवक है। तो अपवंक कवक जो होते हैं मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये कैसे होते हैं, मृतपोषी प्रोटिस्टा, मरे गले से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये सड़ी हुई टहनियों पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है, मतलब इनके जो स्पोर होते हैं वो वायु के साथ क्या है, फैलते हैं, ठीक है, मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक। और अपवंक कवक, इसका आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या, अपवंक कवक है, और ये हमारा क्या है, यूग्लिना है, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, डायनो, ठीक है, हाँ, डायनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो है प्रोटोजोआ, ठीक है, वही मच्छर के अंदर जो होता है मलेरिया जिससे फैलता है, अमीबा वगैरह भी इसमें आते हैं। सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है। इनका खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जो परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। इनके अपने कूटपाद यानी इनके झूठे पैर होते हैं। इनका मतलब है जहाँ खाना होगा उस दिशा में ये मुड़े आता है। कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिल्का के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे प्रोटोजोआ में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर अगला देखें तो हमारा अगले प्रोटोजोआ में कौन आते हैं, अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स यानी कसाबी प्रोटोजोआ। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा, इसे हम सीसी फ्लाई बोलते हैं। इसके द्वारा निंद्रा नामक रोग हो जाता है। जब ये काट लेता है तो हमें एक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, सैंड फ्लाई जो होती है, ठीक है, उसके द्वारा ये रोग होता है, ठीक है। और ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो सैंड फ्लाई, ठीक है, उसके द्वारा अगर बात करें तो हमारे काटने से हमारे अंदर पहुंचता है और हमें एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं निंद्रा रोग, ठीक है। और सीसी फ्लाई, ठीक है, याद रखना सीसी फ्लाई काटने से होता है ट्रिपेनोसोमा। अगला अगर हम बात करें तो एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। इसमें फ्लैजिला तो 1-2 ही होते हैं बॉडी पर, सिलिया जो होते हैं कई सारे, जैसे ये एक एनिमल है इसकी बॉडी पर कई सारे इस तरीके छोटे छोटे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति वाले जीवधारी होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, पैरामीशियम आता है, ठीक है। पैरामीशियम देखते हैं इधर, अगर हाँ ये रहा पैरामीशियम। तो ये देखो पूरी बॉडी पर यहाँ छोटे छोटे पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है। एंड इसके अतिरिक्त स्पायरोजोआ भी आते हैं, स्पोरोजोआ भी आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मलेरिया परजीवी, तो ये भी क्या है, हमारा प्रोटोजोआ में आता है, ओके। तो ये हमारे हो गए मोनेरा, प्रोटिस्टा हमने पढ़ लिया, मोनेरा पढ़ लिया। इसके बाद कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंगस, ठीक है, क्योंकि कहीं लगता काम वाम चल रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है ठक 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 की, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा और आपको भी वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वैसे हमको कंप्लीट करना था फंगस तक, लेकिन हम फंगस जो है अब कल कंप्लीट करेंगे कल की वीडियो में। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ओके।